Good morning, everyone. Welcome to DOE online classes Learn from Home series. This is the class 12th session under Learn from Home series, and today's topic is three-dimensional geometry. This is the third tutorial of this topic. We have already discussed two tutorials. In one, we have discussed the basics about 3D. In the second one, we have already discussed about the line topic. और आज हम पढ़ेंगे प्लेन टॉपिक और इस ट्यूटोरियल में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे राइट। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जैसे आपको पता है अभी भी कोविड का खतरा बना हुआ है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली थॉरोली विद सोप एंड वाटर। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी, एंड यू शुड वियर होममेड रीयूजेबल फेस कवर एट ऑल द टाइम्स। We request you to be a volunteer and make people aware to turn off their vehicle on red light, right? Because red light on, so gaadi off. And you have to follow these guidelines. तो हम हमेशा बताते हैं आपको ताकि आप बेटर व्यू देख सकें ट्यूटोरियल का। तो हमेशा रिफ्रेश योर स्क्रीन करिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इफ यू कैनॉट सी और कैनॉट हियर प्रॉपरली। Watch the class in full screen and enlarge the screen using square box at the right bottom corner of the video and use less chat. जितना हो सके chat को कम करिए so that you can have a better view on the content. जितना आप less chat करेंगे उतना आप ज़्यादा content को समझ पाएंगे, उतना आप concentrate ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको पता है 40 मार्क्स का वेक्टर थ्री चैप्टर है, तो अगर आप इसको समझेंगे तो 40 मार्क्स बिल्कुल क्लियरली आपके पक्के हो जाएंगे। तो लेट स्टार्ट द चैप्टर फॉर 11 अगेन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इन दिस वी विल डिस्कस टॉपिक प्लेन, एंड दिस प्रेजेंटेशन इज डन बाय myself शशांक वोरा। आई एम फ्रॉम आरपीवीबी हरिनगर, और आप सब मुझे जानते हैं SHA होल्स्कर एंड के वोरा सर के नाम से। और ये हैं हमारे टीम मेंबर्स, तो मिलते हैं टीम मेंबर्स से। तो लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर विद्या सागर मलिक सर फ्रॉम कोर एकेडमिक यूनिट, डॉक्टर DN शर्मा सर फ्रॉम SOE रोहिणी, myself Shashank Vora from RPV Harinagar, Mr. Tarun Makkar sir from RPV Gandhinagar, Mr. Gajendra Yadav sir from RPV Dwarka, Ms. Suman Arora from RPV Paschim Bihar, Ms. Madhulika Narang from SOE Dwarka, Mr. Pradeep from SOE Dwarka, Ms. Anju Bhatia from SEAB Coed Indrapuri, and Ms. Shriti Sharma from SB Coed B4 पश्चिम बिहार। तो ये हैं हमारे टीम मेंबर्स फ्रॉम DOE जो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, into 7 also. Acknowledgement. The following resources have been used only for the education and learning purpose. We have used NCERT मैथ्स टेक्स्ट बुक्स। हमने इस मैथ्स की NCERT टेक्स्ट बुक को ही कंसल्ट करते हैं बिकॉज CBSE ने भी वही रेफरेंस के लिए दी हुई है आपको। एंड वी हैव यूज्ड गूगल इमेजेस फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ द कंटेंट। नो कमर्शियल यूज हैज बीन डन। If any discrepancy or inadvertent error is noted in the presentation, it would be rectified accordingly. Right? हमने लास्ट टॉपिक, ये लास्ट क्लास में भी समझा था, डिलीटेड टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 11। इस चैप्टर में से सिर्फ 3 टॉपिक जो है हमारे डिलीटेड है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। तो डायरेक्ट एंगल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ भी गया देन वी हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे हम एंगल निकालते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि 2 लाइन के बीच में एंगल निकालो, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, बट अगर हम हो सके तो हम इसका एंगल भी निकाल सकते हैं यूजिंग वेक्टर्स। कैसे? अगर मैं लाइन दे रखी है तो ऑब्वियसली उनके dr दे रखे हैं, तो dr दे रखे हैं तो हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू व्हाट? a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो रिकैप करते हैं फटाफट। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? 3D के अंदर लाइन, लाइन क्या एक सीबीएसई सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है जिसको हम इस ट्यूटोरियल में स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। हमें 2 लाइंस दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। और इसके बाद दिया हुआ है इफ लाइंस इंटरसेक्ट
अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम पहले इसमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर शॉर्टर डिस्टेंस 0 आ जाती है तो हम कहेंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस 0 है मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करी तभी डिस्टेंस 0 आई है। और फिर हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा था, कैसे निकालते हैं शॉर्टर डिस्टेंस को। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस डी इक्वल टू क्या था हमारा, एस डी इक्वल टू वॉट, अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता था a2 माइनस a1 वेक्टर, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, b1 क्रॉस b2 का, ये वेक्टर है सारे के सारे, तो हम इसको वेक्टर भी लगाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में करा था, हम इसका रीकैप कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। और ये है हमारा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था और अपॉन में आता था इसका मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। आपको याद आ गया होगा ये फॉर्मूला, हमने लास्ट क्लास में किया। और ये शॉर्टर डिस्टेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चे। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा हो गया a1 वेक्टर, दिस इज और a2 वेक्टर, तो हमने लिख दिया ये a1 वेक्टर है, दिस इज a2 वेक्टर। ये होता है हमारा b1 वेक्टर, दिस इज b2 वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर। तो हमने पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो हमने a2 माइनस a1 कैसे निकाला, एक बार देख लेते हैं फटाफट। a2 यहाँ कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 3 2, उसके बाद -2 -2 -4, और यहाँ 0 है तो 0 माइनस -4 तो +4 हो जाएगा। तो हमारा a2 माइनस a1 ये आ गया। अब हम b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, हम पहले लिखते हैं डिटरमिनेंट बना के फर्स्ट रो में i j के, फिर हमारे पास b1 वेक्टर के कंपोनेंट आएंगे 1 2 2 और फिर 3 2 6। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 12 माइनस 4 8 i कैप, फिर j के dr से j के कोफैक्टर निकालते हैं तो आ जाएंगे 6 माइनस 6 यानी 0 j। उसके बाद k कंपोनेंट निकालेंगे तो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 हो गया -4 k। हमने निकाल लिया a2 माइनस a1, हमने निकाल लिया b1 क्रॉस b2। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया a2 माइनस a1, ये आ गया b1 क्रॉस b2 और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यानी 64 0 एंड 16। अब डॉट प्रोडक्ट आपको याद हो कैसे निकालते थे, हम ith कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 60, अब jth कंपोनेंट को j से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 0 0, और kth कंपोनेंट को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू -4 -16। तो हम क्या देखा हमने, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गया ऊपर 0 एंड 0 बाय रूट 8 इज अगेन 0। तो शॉर्टर डिस्टेंस हमारी तो 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गई, लाइंस, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो हमने शॉर्टर डिस्टेंस निकाली, 0 आई, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, और हमने उसके बेस पे कंक्लूड किया लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास, कि मान लेते हैं ये लाइन ना हमारे पास ये है, उनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस 0 आ गई, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। वो कह रहा है कि जब इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन को या तो आप ना इसको वेक्टर फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बना सकते थे, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, x माइनस 3 अपॉन 1, फिर ऐसे y माइनस 2 अपॉन 2, और फिर z इक्वल टू z प्लस 4, क्योंकि जिससे पास कर रहा होता है पॉइंट पहले ऊपर आ जाता है और नीचे टी। या तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको लैम्डा इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे लैम्डा प्लस 3। नहीं तो अब यहाँ से भी वेरिएबल पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, हमने लास्ट क्लास में आपको याद होगा तो वेक्टर फॉर्म डराइव की थी, तो उसमें x कोऑर्डिनेट कैसे निकाला था, क्योंकि r वेक्टर क्या होता है xi प्लस yj प्लस z के। तो मैं ith कंपोनेंट को जब क्लब करूंगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा i कैप, यानी मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया 3 प्लस लैम्डा। jth कंपोनेंट क्या हो गया 2 प्लस 2 लैम्डा, और kth कंपोनेंट क्या हो गया -4 प्लस 2 के 2 लैम्डा। तो ये मेरा kth कंपोनेंट हो गया। तो बेसिकली ये मेरा वेरिएबल पॉइंट हो गया। तो हमने क्या किया, वेरिएबल पॉइंट निकालने के लिए ith कंपोनेंट को, jth कंपोनेंट को और kth कंपोनेंट को अलग कर लिया, ठीक है बच्चे। आप चलते हैं, सेम चीज हम करते हैं सेकंड लाइन के लिए। सेकंड लाइन क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। क्या करेंगे, इसमें से ith कंपोनेंट अलग कर लेंगे, तो 5 प्लस 3 म्यू माइनस 2 प्लस 2 म्यू, और यहाँ 0 है तो 0 प्लस 6 म्यू। अब
अब हमने क्या किया, पी और क्यू निकाल लिए, ठीक है। बट कोई भी वेरिएबल पॉइंट हमने करा कुछ भी नहीं है, हमने ना एक ये लाइन इसमें कोई एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया, निकाल लिया, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया। अब जब ये बेटा इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट तो कॉमन होगा ना, तो हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्टर पॉइंट के लिए ये पॉइंट कॉमन होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होगा, और जेड कोऑर्डिनेट जेड के इक्वल होगा। तो हम इसको रख देते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो मैंने क्या किया, हमने बोला अगर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल आएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल आएगा, और जेड जेड। तो मैंने ना इनको भी इक्वेट कर दिया बच्चे, 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस 3 म्यू। तो क्या आएगा इसका, अगर मैं इसको 3 को ले जाता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू होगी 2 प्लस 3 म्यू। मैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया। अब वाई को वाई से कंपेयर करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 म्यू। और जो लैम्डा की वैल्यू निकाली यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 एज इट इज प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 म्यू इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 म्यू। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2, ठीक है, यानी 6, 6 प्लस 6 म्यू इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 म्यू हो गया। तो इस 2 म्यू को इधर लाएंगे तो 6 में से 2 गए तो आ गए 4 म्यू। तो हमारे पास आ जाएगा 4 म्यू इक्वल टू -8, ठीक है। और हमारे पास म्यू आ जाएगा 4 से कट करने पे -2, ठीक है। हमारे पास म्यू आ गया, तो उसके बाद तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, म्यू निकालने के बाद हम पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, और अब लास्ट तो लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये म्यू की वैल्यू जो थी यहाँ पुट कर दी इस रिलेशन में। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू -2, यानी ये हो जाएगा आपके पास -6 प्लस 2 -4 है ना, यहाँ भी कर सकते हैं। मैंने -4 निकाल दिया, ठीक है बेटा। तो -4 निकालने के बाद लैम्डा आ गया -4। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल लूंगा। कैसे, या तो म्यू की वैल्यू इधर पुट कर दो, या लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लैम्डा के लिए यहाँ पुट कर दी, तो 3 - 4 -1, 2 -8 हो जाएगा -6, -4 -8 हो जाएगा -12। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। हमने क्या किया, दोबारा रिकॉल करें, हमने वेरिएबल पॉइंट निकाल लिए, वेरिएबल पॉइंट इक्वेशन से एक लाइन के, फिर दूसरी लाइन से वेरिएबल पॉइंट निकाल लिए, और दोनों को इक्वेट कर दिया, एक्स को एक्स के इक्वल, वाई को वाई के इक्वल। वहां से लैम्डा और म्यू आ गया, और उनको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो आपको ये सारी वैल्यूज आप चेक करनी होती है, ठीक है बेटा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया हुआ है 5 मार्कर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास का टॉपिक रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है, प्लेन। अब जैसे लाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइन की हम इक्वेशन हम 3 अलग-अलग केसेस में निकाल सकते हैं, है ना? कैसे निकाल सकते हैं? एक निकाल सकते हैं हम, अगर एक लाइन पे एक पॉइंट पता हो और उसको डीआर पता हो। ऐसे ही प्लेन के अंदर भी प्लेन की इक्वेशन भी हम अलग-अलग केसेस पे निकाल सकते हैं। प्लेन की सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि प्लेन पे हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैंने एक प्लेन बनाया, इस पे मेरे पास पॉइंट पता होना चाहिए, ए, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। और मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए टू द नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लेते हैं एक नोटबुक ले लो, आप एक नोटबुक ले लो या बुक ले लो, तो बुक जो है हमारा प्लेन है, और बुक के ऊपर ना पेन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर दो सीधा 90 डिग्री पे, तो वो जो पेन डिनोट करेगा वो नॉर्मल डिनोट करेगा। तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, पहला पॉइंट ऑन द प्लेन, और दूसरा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। एक चीज याद रखिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऐसे समझते हैं कि ना हमें डीआर नॉर्मल प्लेन की पता होना चाहिए। प्लेन के डीआर कभी नहीं होते, क्योंकि प्लेन को आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, खींच सकते हो, ठीक है ना। प्लेन को इधर भी खींच सकते हो, इधर भी। तो प्लेन के डीआर कभी नहीं होते। हमें क्या चाहिए होते हैं, प्लेन पे जो नॉर्मल होता है उस लाइन के डीआर चाहिए होते हैं। अब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, मान लेते हैं कि इस नॉर्मल के जो नॉर्मल टू द प्लेन है, जो मैंने बोला नोटबुक पे पेन स्ट्रेट खड़ा कर दो 90 डिग्री पे, तो उसके डीआर में मान लेता हूँ एबीसी है, मैंने खुद अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट बी मान लिया, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, ये बी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। तो जैसे ही ज्वाइन किया तो ये बन गया मेरा ए बी वेक्टर, ठीक है ना। मैं डायरेक्शन देता हूँ, मैं ए से बी पे भी जा सकता हूँ,
मैं बी से ए पे भी जा सकता हूँ। तो मैंने इसको फॉर द टाइमिंग ए बी वेक्टर मान लिया। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? हमने पर निकाला था ना फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर में। तो बी के कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप, वाई माइनस वाई नॉट जे कैप, जेड माइनस जेड नॉट के कैप। अब क्या करें? अब आप सोचो, ये जो ए बी वेक्टर है ये प्लेन पे पड़ा है, यानी नोटबुक पे पड़ा है, और नॉर्मल तो सीधा खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो नॉर्मल है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी और नॉर्मल टू द प्लेन आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी दो वेक्टर 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल को मैंने डिनोट कर दिया ए आई बी जे और सी के से, क्योंकि इसके डी आर ए बी सी थे। अब इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट किसका लेंगे? इस वेक्टर का इसके साथ। तो कैसे लेंगे? आईएथ कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जेथ कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा, एंड के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास क्या आ गया? a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। एंड इट इज नथिंग बट इट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन डराइव कर ली। कैसे? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था? एक पॉइंट ऑफ द प्लेन, यानी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट चाहिए था, हमें मिला वो था। और डी आर ऑफ द नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए थे, वो भी पता थे। तो हमने इक्वेशन निकाली। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है? जैसे लाइन की इक्वेशन निकाली थी ना, x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इक्वल टू बी वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट अपॉन सी। तो उसी तरह से प्लेन की इक्वेशन में a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होता है प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट होता है प्लस c इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन याद रहेगी बच्चे, ठीक है? अब इस पे ना क्वेश्चन समझते हैं, जरा करते हैं। तो ये हमने एक ड्राइव कर ली। एक ना मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम किया, हम देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन बन सकता है। वन मार्कर, you know, if the perpendicular drawn from P, किसी एक पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, नीचे की तरफ ड्रॉप किया, तो वो प्लेन को जाके मिला 391 पे, प्लेन पे मिला 391 पे। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब आप ध्यान से देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा, तो मैंने आपको क्या बोल रहा था, क्या चाहिए होता प्लेन पे? मुझे एक पॉइंट चाहिए होता प्लेन पे। तो आप ध्यान से देखो, क्यू पॉइंट मिल गया ना, वो कह रहा है ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया पी से, तो वो प्लेन को मीट कर रहा है 391 पे, यानी मुझे प्लेन पे एक पॉइंट मिल गया। ठीक है बच्चे? और मुझे नॉर्मल के डीआर चाहिए होते हैं, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? इस नॉर्मल पे मुझे दो पॉइंट पता है, क्योंकि ये पॉइंट तो प्लेन पे भी लाई कर रहा है और लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो मैं इसके डीआर भी निकाल सकता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमने फटाफट पिक कर लिया। ठीक है बच्चे? तो हमने क्या करेंगे, पहले हम इस पी क्यू के डी आर निकाल लेंगे। कैसे? माइनस करके 3 माइनस 1 9 माइनस 4 1 माइनस 6। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 5 एंड माइनस 5। तो मेरे पास डी आर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आ चुके हैं, मेरे को पॉइंट भी पता है। तो मैं वो पिछला वाला फॉर्मूला लगा दूंगा जो हमने ड्राइव किया। तो क्या फॉर्मूला था? डी आर हम बाहर लिखते हैं, तो 2 इंटू यहाँ 5, यहाँ माइनस 5, ये जो डी आर थे नॉर्मल टू द प्लेन के, और ये पास कर रहा है 391 से, तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 5z, ये आ गया माइनस 6 माइनस 45 और प्लस 5। तो माइनस 45, उसके बाद माइनस 6 यानी माइनस 51 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 46, उस साइड जाके 46 हो गया। तो मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस कुछ और करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। तो एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.3 का फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हमने यहाँ पे हम पहले कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म अब इसके बाद समझाऊंगा मैं। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 माइनस 2। एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो पास कर रही है 1 0 माइनस 2 से, और नॉर्मल है मेरे पास ये। तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल मुझे मिल गया, तो इसका मतलब मुझे डीआर मिल गया ना नॉर्मल के, आईएथ कंपोनेंट, जेएथ कंपोनेंट और केएथ कंपोनेंट। और मुझे पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट पता है 1 0 माइनस 1, तो मैं इक्वेशन बना दूंगा जैसे हमने पढ़ा। पहले आते हैं बाहर डीआर 1 1 माइनस 1, फिर एक्स माइनस 1
y माइनस 0 z प्लस 2, क्योंकि z माइनस माइनस 2 होगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से आ गया, y यहाँ से आ गया और z माइनस के यहाँ से आ गया। तो -1 और ये 0 था और -2, तो उधर जाके 3 बन गया। तो ये मेरे पास आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अभी हम वेक्टर के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने पहले इसी को कराने की कोशिश करी कि हम सोचें कि ये नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिकॉज जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसी की तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अब इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट भी तो कुछ डिफरेंट थोड़ी है। वो कह रहा है कि प्लेन पास का राइज पॉइंट से और नॉर्मल ये है इस बार, तो नॉर्मल है तो बिल्कुल सेम हो गया। नॉर्मल क्या है, आईएथ कंपोनेंट यानी -1 है आईएथ कंपोनेंट, जेएथ कंपोनेंट -2 है, केएथ कंपोनेंट 1 है। तो डी आर ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी प्लेन पे जो लाइन परपेंडिकुलर है उसके डी आर मुझे पता है, प्लेन पे एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन बना लेते हैं। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस फोर, जेड माइनस सिक्स और बाहर 1 माइनस टू 1, इसको सॉल्व किया, x माइनस टू वाई प्लस जेड, और यहाँ से सॉल्व करके आ गया -1 प्लस 8 यानी 7, 7 माइनस 6 प्लस 1, तो प्लस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो ये एनसीईआरटी का फिफ्थ क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। क्लियर है, गुड। अब चलते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको कि वेक्टर फॉर्म वाले समझ लेते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म भी निकालनी आनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म कैसे कनेक्ट होती है प्लेन से, देखिए मान लेते हैं हमारे पास ना कोई भी प्लेन की इक्वेशन ऐसे आ गई, सॉल्व करके दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये a और x का प्रोडक्ट है, b और y का प्रोडक्ट है, c और z का प्रोडक्ट है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से। तो हमने लिख दिया, और इसको मैंने आपको लाइन में भी बताया था, ये हमारा होता है वेरिएबल वेक्टर आर वेक्टर। तो हमने इसको लिख दिया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट दिस वेक्टर इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको कैसे निकालना है, अगर आपके पास ना कोई ऐसा प्लेन आ जाए 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 5 और बोला जाए इसकी वेक्टर फॉर्म बनाओ, तो बहुत सिंपल, आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे, एक तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझ ली। दूसरा है आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे, आर डॉट लिख के x की जगह लिख दोगे ith कंपोनेंट, y की जगह लिख दोगे jth कंपोनेंट और z की जगह लिख दोगे बेटा kth कंपोनेंट। ठीक है, और इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेक्टर फॉर्म। और क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे, बट आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब ना मैंने इसी पे एक वन मार्कर बना दिया कि 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6, इसकी इक्वेशन बनाओ। क्या बनेगी, तो आप कहोगे कि हमारे पास नॉर्मल क्या है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारे पास x y z के कोफिशिएंट होते हैं, ये होते हैं डी आर ऑफ व्हाट, डी आर ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के डी आर नहीं होते, ये होते हैं डी आर ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन के डी आर आ गए हमारे पास 3 4 5। तो मैं सीधा लिख दूंगा आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। एक और करें ऐसा क्वेश्चन, अब ये आप कर सकते हो, ये है 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस 3z प्लस 7 इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और भी देखो, ये y भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे इसको लिख दे z। ठीक है, तो उस केस में अभी इसको कंबाइन कर लेना, 4y कर देना फिर निकाल देना। ठीक है, तो उस केस में j z कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बट अब यहाँ पे ये z है, पीडीएफ में ठीक मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 7। तो इसके डीआर क्या बनेंगे, -2 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर वेक्टर डॉट -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 के कैप इक्वल टू 7। तो ये हमारी बन गई वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब एक एनसीईआरटी को क्वेश्चन लेते हैं। अब एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन में इसका उल्टा दे रखा है, उल्टा इन द सेंस रिवर्स प्रोसेस, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने वेक्टर फॉर्म दे रखी है। तो आप इसका उल्टा प्रोसेस कैसे लोगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आई को रिप्लेस कर दोगे
या तो आप ना आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उससे डॉट पर ले लेना तो यही आ जाएगा। अदरवाइज आप आई आर को हटा देंगे, वो तो लॉजिक बताया ना मैंने, आर वेक्टर को लिख देना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट पर ले लेना, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। नहीं तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आर वेक्टर रिमूव करेंगे, आई की जगह एक्स, वाई की जेड, जे की जगह वाई और के की जगह जेड, तो ये हमारे पास आ जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरे की क्या आएगी, लॉजिकली देखा जाए तो हम आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट पर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। तो ये 1 मार्कर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से कर लेना आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, अगला वाला भी बहुत इजीली निकाल लोगे आप। यहाँ लिखोगे आर वेक्टर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट पर लोगे तो क्या आ जाएगा s माइनस 2t इंटू एक्स, t माइनस टी टी इंटू वाई एंड 2s प्लस टी इंटू जेड इक्वल टू 15, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, प्लेन की इक्वेशन निकालनी सीख ली। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लेन पे एक पॉइंट और उस पे जो नॉर्मल होते हैं उसके dr, और फिर हमने वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर भी सीख ली। अब एक और बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट। अगर आपको किसी प्लेन की, मान लेते हैं प्लेन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, इसकी ना डिस्टेंस निकालनी हो किसी पॉइंट से, ऑब्वियसली वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और वो पॉइंट है LMN, और हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपने ना ऐसा क्वेश्चन 11th क्लास में भी पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, हम एक पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से निकालते थे, है ना। बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे और हमें उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे लाइन पढ़ते थे। तो हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, अगर मुझे इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, उसको याद करने का तरीका क्या पता है क्या है, अब ना ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दो प्लेन में, तो ये बन जाएगा AL प्लस BM प्लस CN माइनस डी और अपॉन में एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो रूट में। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपने पढ़ा था लाइन के अंदर, तो वहां पे ये जेड कंपोनेंट नहीं होता था और सी नहीं होता था, है ना। तो हम एक बार इसको सीख लेते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं आ गया कि डिस्टेंस बताओ 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6 की फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन तो 0 0 0 है, तो हम क्या करेंगे, कैसे सीखा हमने, हम इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, 3 इंटू जीरो प्लस 4 इंटू जीरो प्लस 5 इंटू जीरो माइनस 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 6 यानी 6 अपॉन में रूट में एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 प्लस 25, ये आ जाएगा रूट 50। रूट 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 यानी 5 रूट 2, और मॉड लगा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, तो बाहर क्या आ जाएगा 6 अपॉन 5 रूट 2। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, याद रहेगा। तो इस तरह करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं, इसका एक और तरीका भी होता है, वो थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 1 मार्कर में इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, कैसे, दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि ना आप उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो फुट है वो निकाल लो और उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा भी इसके बारे में। ठीक है, अब मैंने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया है जिसमें डायरेक्टली हमसे डिस्टेंस पूछी गई है, प्लेन की निकालो इस पॉइंट से। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे बताया था मैंने, अब क्या करो सिंपली ना इसमें पॉइंट पुट कर दो, तो 3 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 12 इंटू जीरो माइनस 3, ये देखिए मैंने ये किया, और अपॉन में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9 16 क्योंकि 4 का और 12 का स्क्वायर 144, ये आ जाएगा 169, तो 3/13 आपकी आंसर आ गया। ऐसे ही अब हम इस पॉइंट की निकाल सकते हैं डिस्टेंस, बी पॉइंट की, कैसे, इस पॉइंट को पहले पुट कर दोगे तो आ जाएगा 2 3 द 6, ये देखिए यहाँ पे किया हुआ मैंने, उसके बाद -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो -2, तो ये बन जाएगा +2, और 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा +2 और +3, तो ये ऊपर आ गया 13, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13/√9 यानी 13/3 यूनिट्स। और इसका जो सी पार्ट और डी पार्ट है ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम दे देते हैं, आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चन को कर डालोगे। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, put that point in the equation of the plane and divide by under root x coefficient square plus y coefficient square plus z coefficient square। तो प्लेन के ना छोटे छोटे टॉपिक्स मिलके बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए बेटा, इसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आता है हमारा एनसीईआरटी का 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है लिखा है इसमें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अभी हमने डायरेक्शन रेशियो पढ़े थे ना, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछे गए हैं, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन, दो चीज पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच आपको बताता हूं मैं। एक अप्रोच हम करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है z इक्वल टू 2, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 2। अब वो कह रहे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालो, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो हमने पढ़ी, हम ओरिजिन को पुट कर देंगे इधर, 0 प्लस 0 माइनस 2 अपॉन 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी -2/1। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ गई 2, तो हम कह देंगे भी डिस्टेंस तो 2 हो गई, ठीक है। और फिर हम कहेंगे एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज, तो 0 0 1 मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, हमने इसके फर्स्ट ट्यूटोरियल पढ़ा था कि हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी अंडर रूट 0 स्क्वायर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो बाई चांस तो 1 ही आ रहा है, तो 0/1 0, 0/1 0 और 1/1 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ही डायरेक्टली मिल रही है मुझे, तो ये डीसी ऑफ द नॉर्मल हो गया। ये होगी एक अप्रोच, ठीक है। मैथ्स में तो हम अलग अलग अप्रोच भी होती है। तो दूसरी अप्रोच क्या होगी, आप याद रखिएगा एक कंसेप्ट, कि जब भी कभी भी हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे प्लेन को, और ये जो वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, अगर ये यूनिट नॉर्मल है, याद रखिएगा, अगर ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल है, यानी जिसकी लेंथ 1 आ रही है, तो उस केस में डी क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे ही मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में आई कंपोनेंट 0 था, जे कंपोनेंट 0 था और के कंपोनेंट 1 था, तो मैंने इसको लिखा r डॉट 0i प्लस 0j प्लस के इक्वल टू 2। तो मैंने क्या नोट किया, ये यूनिट नॉर्मल बन रहा है, यूनिट वेक्टर बन रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिट नॉर्मल है। तो उस केस में ये वेक्टर, ये जो कांस्टेंट है, ये डिनोट क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारे डिस्टेंस 2 आ गई, और डीसी क्या आ गए, 0 0 1। अब इसका आंसर 0 0 -1 भी लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टेड तो है नहीं कि इस लाइन में, उसका उल्टा भी हो सकता था, तो 0 0 -1 भी कर सकते हैं। तो हम एक ही लिखते हैं जो डायरेक्टली है, 0 0 1, ठीक है बेटा। तो ये दो अलग अलग मेथड है इन क्वेश्चन को करने के, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका बी पार्ट। इसको भी मैं ना दोनों अप्रोच से समझा देता हूँ आपको। क्या करेंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालनी है, कैसे निकालोगे, इसमें 0 0 0 पुट कर दोगे, तो 0 प्लस 0 -1 अपॉन अंडर रूट में x की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ गई 1/√3 यूनिट्स, 1/√3 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट्स, तो 1 1 और 1, तो मेरे पास आ गया डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड यानी √3 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये होगा मेरे पास एक मेथड, ठीक। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसी को दूसरा मेथड का सॉल्व करने का। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता था, मैं क्या करूंगा, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा ना, तो आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1। तो ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 3 आ रहा है, √3 आ रहा है ना। तो यूनिट नॉर्मल बनाने के लिए मैंने क्या किया, √3 से हर टर्म को डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो आप नोट करोगे, ये बन जाएगा आर डॉट 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 ये बन गई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्यों, क्योंकि इस बार ये यूनिट नॉर्मल बन चुका है। और ये क्या आ गए, ये आ गए डीसी ऑफ द नॉर्मल। तो हम लिख देंगे कि डीसी ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है 1/√3 1/√3 एंड 1/√3, और डिस्टेंस है 1/√3। अब एक चीज और वही सेम, क्योंकि देखिए नॉर्मल की कोई मैंने आपको जब लाइन का टॉपिक बताया था ना, तो बताया था डीसी में डायरेक्टर लाइन होती है। अगर लाइन डायरेक्टेड नहीं है, मतलब मेरे को नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे भी हो सकती है नॉर्मल, तो उस केस में हम -1/√3 -1/√3 और -1/√3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता। तो दोनों आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया टॉपिक, और इसके बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट करते जा रहे हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन बनता है बेटा कई बार, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स।
तो दो पैरेलल प्लेन को पहले पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, दो प्लेन पैरेलल कब होंगे? जब उनके नॉर्मल पैरेलल होंगे आपस में। इसका मतलब उनके डी प्रोपोर्शनल होंगे। यानी आप बहुत इजीली आप पहचान सकते हो दो प्लेन को, जब उनके एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट या तो एग्जैक्टली सेम हो या प्रोपोर्शनल हो। तो हम कहते हैं प्रोपोर्शनल मतलब बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो हम कहेंगे वो प्लेन आपस में पैरेलल है। तो मैंने ना ये दो एग्जांपल, दो प्लेन ऐसे ले लिए जिनके डी बिल्कुल सेम है। नॉर्मल टू द प्लेन के डी बिल्कुल सेम है, आप पहचान सकते हो। देखो, सिर्फ कांस्टेंट वेरी करना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ कांस्टेंट वेरी कर रहा है। तो जब ऐसे कोई दो प्लेन होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इसके भी दो तरीके हैं बेटा। एक तो हम पिछले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, पॉइंट से। कैसे? मैं एक प्लेन पे कोई रैंडमली पॉइंट मान लूंगा और पुट कर दूंगा। अदरवाइज आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि अगर हमारे पास दो प्लेन ऐसे पैरेलल हो, तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब जैसे मान लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन आ गया कि भी बताओ इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है मुझे। ये प्लेन है मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6, और दूसरा प्लेन है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 7। तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? 11 माइनस 6 यानी 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 प्लस 25। 5 बाय रूट 50 यानी 5 बाय 5 रूट 2, और डिस्टेंस आ गई 1 बाय रूट 2। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है, बट उसके लिए एग्जैक्टली सेम बनाने पड़ेंगे हमें कभी। ठीक है, अब ना एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल सेम। ठीक है, 22nd क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन निकालो। ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, बट आप देखो क्या ये पैरेलल प्लेन है? 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2। डी आर ना प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये पैरेलल प्लेन है। तो पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? आप क्या करोगे? पहले ना दोनों को सेम बना दोगे। कैसे? मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हमने छोटी करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। हालांकि दोनों कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ कांस्टेंट आ गया 6, यहाँ कांस्टेंट है 4, तो डिफरेंस आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2 डिवाइड बाय रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 2 बाय रूट 29 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। आपने जैसे लाइन पढ़ी थी ना, लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म याद है आपको क्या होती थी? कि अगर लाइन आपके पास, लाइन कोई लाइन ना ऐसे इंटरसेप्ट करती जाती है, तो उसकी इक्वेशन होती थी एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट यानी ए प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट यानी बी इक्वल टू 1। 3D में बिल्कुल सेम होता है, एक्स बाय ए इंटरसेप्ट, वाई बाय बी इंटरसेप्ट, जेड बाय सी इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। सी इंटरसेप्ट मतलब मैं एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ए क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कि वो प्लेन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो बी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट, यानी वो प्लेन वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। और सी होता है जेड इंटरसेप्ट, यानी वो प्लेन जेड एक्सिस को कहाँ कट करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा प्लेन है, ऐसे कट कर गया, तो ये हमारे पास ए इंटरसेप्ट है, एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है। ये मेरे पास वाई इंटरसेप्ट है और ये मेरे पास जेड इंटरसेप्ट है। इस तरह से हम प्लेन की बात करेंगे। ठीक, याद रहेगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है राइट साइड पे 1 चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे 1 बनाने के लिए। फिर जैसे ही 12 से डिवाइड करोगे, तो 2/12 एक्स बाय 6, 3/12 वाई बाय 4, 4/12 जेड बाय 3 इक्वल टू 1 हो गया। तो एक्स इंटरसेप्ट 6 आ गया, वाई इंटरसेप्ट 4 हो गया, जेड इंटरसेप्ट 3 हो गया। ठीक, ये हुआ एक अप्रोच। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करने को बोला और सिर्फ बोला है एक्स इंटरसेप्ट निकालो, तो अब एक्स इंटरसेप्ट में हमें पता है वाई और जेड 0 होते हैं, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। वाई और जेड को 0 पुट कर दोगे, तो 2x आ जाएगा 12, x आ जाएगा 6, तो एक्स इंटरसेप्ट आ गया 6। अगर आपसे बोला जाए वाई इंटरसेप्ट निकालो, तो वाई इंटरसेप्ट वाला वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो एक्स और जेड को पुट कर दोगे 0, मेरे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 12 यानी y इक्वल टू 3y इक्वल टू 12 यानी y 4। इसका मतलब y इंटरसेप्ट 4 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में 11.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट आउट बाय द प्लेन। तो बहुत सिंपल है, हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 2x बाय 5 प्लस y बाय 5 माइनस z बाय 5 इक्वल टू 1।
अब इंटरसेप्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 यहाँ पे ना बेटा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, 2 को नीचे लेंगे तो 5/2 y/5 और यहाँ पे माइनस था तो मैं इसको माइनस को नीचे ले गया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पीछे प्लस होना चाहिए। तो x इंटरसेप्ट आ गया 5/2, y इंटरसेप्ट 5 और z इंटरसेप्ट -5। नहीं तो मैंने आपको एक अप्रोच बताई ना, क्या करोगे आप? क्या करोगे? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y और z को 0 कर दो, z इन y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और z को 0 पुट कर दोगे और z इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और y को 0 पुट कर देंगे। ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन ना बोर्ड्स में आया था, उसपे सम ऑफ द इंटरसेप्ट भी पूछा था। तो सम ऑफ द इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, सबको निकाल। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालो जिसपे हमें प्लेन पे 3 पॉइंट्स पता है। कैसे करेंगे? इसकी 2 अलग-अलग अप्रोच बताऊंगा। सेकंड अप्रोच ज्यादा इजी होती है, बट एक बार बेसिक समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। तो मैंने वो अज्यूम कर ली। अब मुझे तो इन प्लेन पे पॉइंट पता होना चाहिए ना, यहाँ तो 3 पता है पॉइंट, तो मैं कोई भी एक पॉइंट पुट कर लेता हूँ। तो मैंने मान लिया कि 3 - 1 2 प्लेन पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पुट कर दिया x1 y1 z1 की जगह। तो मेरे पास ये इक्वेशन प्लेन आ गई। अब मुझे सिर्फ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं कहूंगा कि भाई बताओ, इस प्लेन पे तो 2 पॉइंट भी तो लाई कर रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट बाकी के दिए हुए हैं ये भी इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ये भी तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो 5 to 4 की जो इक्वेशन बनी थी इसमें पुट कर देते हैं। तो 5 - 3 हो जाएगा 2a, मेरा 2a। फिर मैं बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये पॉइंट अब जो इक्वेशन आई थी ना ये वाली, इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हो, यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो 2 + 1 हो जाएगा 3 भी, और 4 को यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 - 2 2c = 0। यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हम कह सकते हैं ये भी तो पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो ये भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको पुट कर दिया यहाँ पे, देखो -1 - 3 -4a -1 + 1 0 b 6 - 2 4c = 0। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई ए और सी की। ठीक, अब मैं इनको सॉल्व करके ए और सी निकाल लेता हूँ। कैसे निकालता हूँ? देखो, एक चीज याद रखिएगा, इनमें ना हमेशा डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि मेरे पास 3 अननोन वेरिएबल है ए बी सी और 2 इक्वेशन है, तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। तो मैंने यहाँ से a = c सॉल्व किया और a = c यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया 2a + 3b + 2a = 0। ये आ जाएगा 3b = -4a, तो b आ गया -4a/3 और इसको पुट कर दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। तो a × x - 3, b की जगह मैंने पुट कर दिया -4/3 और सी की जगह पुट कर दिया ए। तो ए कॉमन लेके कट रहा है और उसके बाद एलसीएम ले लिया 3, ये बन जाएगा 3x - 3 -4 × y + 1 + 3 × z - 2 = 0 और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3x - 4y + 3z = 90। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले पॉइंट को प्लेन की बेसिक इक्वेशन में पुट करेंगे और हम बोलेंगे भी बाकी तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उससे हमारे पास ए और बी में दो इक्वेशन बन जाएगी और उसके बाद हम ए और बी निकाल सकते हैं। ठीक है? इसकी सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है? बहुत ईजी है। आप सेकंड अप्रोच के लिए ये फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपके पास एक प्लेन पे 3 पॉइंट्स पता हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ठीक है? तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। x - x1 y - y1 z - z1 then x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 then x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 = 0। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया x - 3, ठीक है, मैं इसको x1 y1 z1 मान रहा हूँ, y + 1 z - 2, ठीक है। अब x2 - x1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट का डिफरेंस, तो 5 - 3 2 2 + 1 3 और 4 - 2 2। फिर x3 - x1 मतलब थर्ड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस, तो -1 - 3 -4 -1 + 1 0 और 6 - 2 4। और फिर उसके बाद मैंने इस डिटरमिनेंट को जैसे ही ओपन किया, डिटरमिनेंट को तो ओपन करना आता है आपको, ठीक है, जैसे ही डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, कैसे इसके डी है ना, 12 × x - 3 -16 × y + 1 + 12 × z - 2 = 0। ये 4 से कट रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया और सॉल्व किया तो बिल्कुल सेम मेथड से क्वेश्चन आ गया मेरे पास, सेम आंसर आ गया। तो ये दो अप्रोच है सॉल्व करने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में और भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज के अंदर, आप ट्राई कर लेना, जब भी प्लेन पे 3 पॉइंट दिए हो तो ऐसे निकाल सकते हैं।
हालांकि इसकी और भी अप्रोचेस हो सकती है, बट क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, वी हैव टू फिनिश द टॉपिक, तो हम इसको फटाफट बेसिक फॉर्म्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल 28 है, उसमें क्या बोला है, इसी क्वेश्चन को मैंने ना सेम पॉइंट ले लिए थे, उसने क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं क्या बोला है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दिस पॉइंट एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द 3 पॉइंट्स। यानी उसने ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, मतलब दो कंसेप्ट यूज कर लिए। वो कह रहा है पहले ना आप इन 3 पॉइंट से पास करने वाले एक प्लेन की इक्वेशन निकालो और उस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो। तो ये जो 3 पॉइंट लिए ना बेटा, ये 3 पॉइंट वही है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिए थे। तो पिछले क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सॉल्व जब किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इससे हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, जो अभी मैंने बताया कंसेप्ट, हम क्या करेंगे, 659 को इसकी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 माइनस 19 अपॉन एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 प्लस 9, और सॉल्व करके देखा तो मेरे पास आ गया 6/√34। तो ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये भी 5 मार्क बोर्ड का क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है। ठीक, इसको भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये आपकी हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप इसको दोबारा गो थ्रू कर सकते हो, नहीं समझ आए तो एक बार ट्यूटोरियल को दोबारा देखना। ठीक है, और आपके एग्जाम आने वाले हैं बिल्कुल, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम ये फटाफट सारे टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं, बिकॉज टॉपिक इज वेरी वास्ट। बट हमारी कोशिश ये है कि हम सारे टॉपिक को टच जरूर करें, सारे टॉपिक्स को आपको समझाएं। ठीक है बेटा, एक सीबीएसई सैंपल का और क्वेश्चन देखते हैं, 5 मार्कर है ये। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1 3 -6 टू द प्लेन दिस, और ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, और हमें बोला गया यहाँ से हमने जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका फुट बताओ, ये क्यू पॉइंट बताना है हमें। तो कैसे बताएं, तो एक चीज बताओ बेटा कि ये जो क्यू है, पी क्यू, ये क्या है, ध्यान से सोचो, लॉजिक यहीं पे क्वेश्चन पिक कर लोगे आप। पी क्यू जो है वो क्या है, प्लेन पे नॉर्मल या परपेंडिकुलर, और नॉर्मल के डी आर तो हमें पता होते हैं ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट है 2 1 -2, वो किसके डी आर है, वो एक्चुअल में पी क्यू के डी आर है, क्योंकि पी क्यू इज ऑल्सो द नॉर्मल टू द प्लेन। तो जैसे ही मुझे नॉर्मल पता चल गया तो मैं तो पी क्यू की इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू एक लाइन है, और लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, x माइनस एक्स वन, तो x प्लस वन, वाई माइनस थ्री, जेड प्लस सिक्स अपॉन टू वन एंड -1। तो मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ पी क्यू। हमसे एक पार्ट पूछा गया था कि इक्वेशन भी बताओ परपेंडिकुलर, ये पार्ट तो हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। अब हमें निकालना है क्यू। तो ध्यान से देखो क्यू क्या है, क्यू तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को ना, इस लाइन को लैम्डा के इक्वल रख लेता हूँ, क्योंकि याद होगा हमने पिछले ट्यूटर में ही पढ़ा था, जब भी कोई पॉइंट लाइन पे निकालना हो तो हम लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रख के जनरल कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो मैंने इसको लैम्डा के इक्वल रख के जनरल कोऑर्डिनेट निकाल दिए, क्या हो जाएंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, 2 लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 3 और -2 लैम्डा -6। अब क्या करें इनको, अब हम कहेंगे बेटा ये जो क्यू पॉइंट है ये तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्यू तो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जैसे ही पुट किया तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 लैम्डा -1 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 3 -2 इंटू -2 लैम्डा -6 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा यानी 9 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई -2, और ये लैम्डा की वैल्यू -2 कहाँ पुट कर दी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये पुट किया बेटा -2 इंटू 2 -4 -1 -5, यहाँ पुट किया y कोऑर्डिनेट में, तो -2 प्लस 3 1, और फिर उसको यहाँ पुट किया तो 4 -6 -2। तो ये क्या आ गया क्यू, और क्यू क्या है मेरा, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो जब मेरे पास क्यू मिल गया तो मैं इनके बीच की डिस्टेंस भी तो निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो क्योंकि मुझे तीन चीजें पूछी थी यहाँ पे, एक तो पूछा था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी क्यू, एक पूछा था पी क्यू की इक्वेशन जो हम ऑलरेडी निकाल चुके, और ये पूछा था लेंथ ऑफ द फुट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन यानी पी क्यू पूछा है। तो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कैसे, -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 1 -3 यानी -2 का स्क्वायर 4, और -2 प्लस 6 यानी 4 का स्क्वायर 16। ये बन गया √36 यानी 6 यूनिट। तो ये एक सीबीएसई सैंपल पेपर का 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारी टाइम लिमिट बहुत कंप्लीट हो ओवर होती जा रही है बेटा,
तो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा बिल्कुल फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला, ये भी आप कर सकते हो इसी लॉजिक पे। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब और पॉइंट हमारा कौन सा था, ओरिजिन। तो जैसे ही इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे क्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को पी क्यू की इक्वेशन निकालने की कोशिश करनी पड़ी। तो मैं पहले ना पी क्यू के डी आर निकालूंगा, और पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू है इस प्लेन पे नॉर्मल, और नॉर्मल के डी आर निकाल सकते हैं हम एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट से। तो मेरे पास मिल गए 2 3 4। तो मेरे पास एक पी क्यू की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स माइनस जीरो बाई टू, वाई माइनस जीरो बाई थ्री, जेड माइनस जीरो बाई फोर। इसको लैम्डा की क्यों लग दिया, तो जनरल कोऑर्डिनेट क्या आ गए, क्यू के 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। अब हम कहेंगे भी क्यू तो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्लेन की इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, इसको 2 लैम्डा को, 3 लैम्डा को और 4 लैम्डा को पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इक्वल टू 12, 29 लैम्डा इक्वल टू 12, लैम्डा आ गया 12 वन 29। और इसको पुट कर दिया क्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्यू में। तो क्यू था मेरे पास 2 लैम्डा, तो 12 दूनी 24, 24 में 29, ये था 3 लैम्डा 36 में 29, और ये था 4 लैम्डा 48 में 29। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। अब एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये हम इतना ही छोड़ देंगे और कह देंगे यही हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये रहेगा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी क्वेश्चन को अगर समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये मेरे पास एक प्लेन है, यहाँ पे एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है हमारी, जिसकी इक्वेशन दे रखी है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से मुझे इस -1, -5 और -10 का इंटरसेक्शन पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये कहीं पे होगा पॉइंट, उसके बीच के डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैंने क्या किया, इसको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बना दिया। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और रह के भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये आर वेक्टर की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे आप पुट कर दोगे डायरेक्टली, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। बट मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाया क्योंकि कुछ बच्चों को वेक्टर फॉर्म में प्रॉब्लम होती है, तो कार्टेशियन फॉर्म से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, इसकी वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाई, एक्स माइनस टू बाई थ्री, वाई प्लस वन बाई फोर, जेड माइनस टू बाई टू इक्वल टू लैम्डा। जनरल पॉइंट निकाल दिया, 3 लैम्डा प्लस टू, 4 लैम्डा माइनस वन, 2 लैम्डा प्लस टू। आप इससे भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, याद होगा मैंने बताया था अभी इसी सेशन में, 2 प्लस 3 लैम्डा करके निकाल सकते हैं। तो ये मैंने निकाल दिया एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है बेटा, अब वो पॉइंट प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया। प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। तो x की जगह x कोऑर्डिनेट ये रहा, फिर y कोऑर्डिनेट और फिर z कोऑर्डिनेट। ये आ जाएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 लैम्डा, और 5 से 5 कट रहा है, ये 5 से 5 कट रहा है, ये हमारे पास होगा लैम्डा। ठीक है ना, लैम्डा 5 से 5 कट रहा है हमारे पास, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। लैम्डा 0 आ गया तो हमने पुट कर दिया इसको इसके कोऑर्डिनेट में, तो 0 प्लस टू 2, 0 माइनस वन माइनस वन, 0 प्लस टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 प्लस वन 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस वन प्लस फाइव 4 का स्क्वायर 16, और 2 माइनस माइनस 10, तो यानी 12 का स्क्वायर 144। तो 169 डिस्टेंस आ गई रूट में, जिसको हम कह सकते हैं 13 यूनिट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लाइन और प्लेन के कंसेप्ट को यूज कर रहा है। हमने लाइन पढ़ लिया, प्लेन पढ़ लिया, और ये क्वेश्चन दोनों को रिलेट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो हमारा 3D टॉपिक बिल्कुल ओवर होता है। हमने इसके सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आप अपने फीडबैक शेयर करिए, अपने डाउट जरूर पूछिए, और आ रहे हैं और हम उनके रिप्लाई भी दे रहे हैं। और ये है हमारा आज के ट्यूटोरियल का लिंक। इसके बेस पे जो क्विज क्रिएट किया गया उसका लिंक है, और क्विज अंडरस्कोर 3D_3, ये थर्ड ट्यूटोरियल है इसलिए। फर्स्ट ट्यूटोरियल का लिंक अगर आप डायरेक्ट भी इसी से बना सकते हैं 1 है, सेकंड ट्यूटोरियल का लिंक के लिए 2 लिखा गया था, और ये थर्ड ट्यूटोरियल का लिंक 3 है। और थैंक यू सो मच, अपने फीडबैक शेयर करिए। हमारा चैप्टर 3D पूरा ओवर हो चुका है। 3D के अंदर हमने बेसिक्स पढ़ा था फर्स्ट ट्यूटोरियल में, सेकंड में लाइन पढ़ा था, थर्ड में प्लेन और दोनों को
रिलेट करते हुए क्वेश्चन पढ़े थे। मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टच किया, हमने सारे टॉपिक कवर अप करे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो 3 ट्यूटोरियल में हम मैक्सिमम सारे टाइम की लिमिटेशन को मान के चले तो हमने सारे टॉपिक कर लिया है और सबको कवर करने की कोशिश की है बेटा। थैंक यू सो मच, अपने फीडबैक देते रहिए और हमारे ट्यूटोरियल ज़रूर देखते रहिए, ठीक है? सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।